नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज थंबनेल से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि किस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे। मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये विशेष रूप से 69th बीपीएससी मेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। टीचर्स एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए हैं, तो इसके भी रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हमें मुख्य परीक्षा को लेकर के काम करना है, मुख्य परीक्षा को लेकर के आगे बढ़ना है। और आप में से जो भी हमारे भाई बहन, जो भी छात्र छात्राएं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप सब के लिए मुख्य परीक्षा को लेकर के किस प्रकार से हम आपकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की कक्षाएं आपके लिए आयोजित कर सकते हैं, उस दिशा में हमें काम करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ने को लेकर के ये कक्षा जो है संचालित की जाएंगी अब आगे से। लेकिन आज की इस कक्षा में हम आधारभूत चीज़ों को समझेंगे कि हमारी बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, किन बिंदुओं पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से मुख्य परीक्षा में हम बेहतर अंक अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि समस्या क्या होती है, और ज़्यादातर अभी तक पिछले 2 से 3 वर्षों से, मतलब 2 वर्ष मान लीजिए, पूरे 2 वर्ष हुए हैं जब से मैं बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ा हूँ। बिहार राज्य विशेष को मैं देख रहा हूँ, तो ये देखने को अक्सर मिलता है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, या एसएससी बैंक रेलवे वाले भी जो बच्चे हैं, समस्या क्या होती है कि पाठ्यक्रम का उनको नॉलेज नहीं होता है। पाठ्यक्रम का नॉलेज नहीं होता है और पाठ्यक्रम का नॉलेज ना होने की वजह से वो बार बार संबंधित परीक्षा को क्रैक करने से वंचित रह जाते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम पाठ्यक्रम को समझें, अपनी परीक्षा की मांग को समझें, किन विषयों को प्रमुखता से हमें देखना है, कितने प्रश्न पत्र हैं, किस प्रश्न पत्र में कौन सा विषय मेजर है, कौन माइनर है, इन सब को हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। और यदि हम इतना सब कुछ समझ जाते हैं कि कौन सा विषय हमारे लिए मेजर है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए मेजर है, कौन सा विषय हमारे लिए माइनर है, कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे हमें कम मेहनत करनी है, यदि इन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो हमारी जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है, आधी समझ लीजिए आपकी उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप परीक्षा की मांग को समझ जाते हैं और इस दिशा में काम करने लगते हैं। तो जब हम बीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं बीपीएससी मेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला एक प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलता है सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलता है। और सामान्य हिंदी का ये जो प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलता है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र देखने को मिलता है, ये 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और इसके लिए भी आपको समय 3 घंटे दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का ये प्रश्न पत्र है। इसके अंक मुख्य परीक्षा की या जो मेधा निर्धारण की सूची होती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं जीएस खंड की, इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन की हम बात करते हैं, और जब सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बिहार राज्य विशेष में सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 01 और पेपर 02। 2 प्रश्न पत्र आपको सामान्य अध्ययन के बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो नवीनतम पैटर्न है हमारा, जिस पैटर्न पर एक परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उसमें आ जाता है अगला निबंध, ठीक है, निबंध आ जाता है। और निबंध की जब हम बात करते हैं तो निबंध भी यहाँ पे 300 अंकों का आपको देखने को मिलता है। इसके लिए भी आपको समय 3 घंटे का दिया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे प्रमुखता से जो हम आज बात करेंगे वो विशेष रूप से सामान्य अध्ययन पर हम बात करेंगे। निबंध की जो चर्चा है वो निबंध की क्लास में हम करेंगे। आज विशेष रूप से हमारी जो चर्चा है वो सामान्य अध्ययन पर केंद्रित रहेगी। अब इसके बाद क्या कोई और प्रश्न पत्र है? जी हाँ, अभी आप देखने को पाते होंगे कि ऐच्छिक विषय भी यहाँ पे 100 अंकों का होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे ऐच्छिक विषय भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और ये 100 अंकों का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि सामान्य अध्ययन मेजर है, इस पे हमें ध्यान देना है, और निबंध हमारा मेन है। तो निबंध की जो चर्चा होगी वो निबंध की क्लास में हम करेंगे। निबंध की क्लास में हम इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। निबंध में 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन 100-100 अंक के होते हैं, जिसमें से सेक्शन संख्या 3 जो है या भाग संख्या 3 जो है वो बिहार पर आधारित निबंध होते हैं। बाकी के 2 अन्य भागों में, जैसे कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य विशेष में जिस प्रकार से निबंध का पैटर्न है वही पूछा जा रहा है। तो निबंध में बहुत कुछ है नहीं, समझने को जो है वो इसी सामान्य अध्ययन में है, इसलिए हम प्रमुखता से सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। सामान्य अध्ययन को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि सामान्य अध्ययन में किन चीज़ों पर, किन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सामान्य अध्ययन की बात कर लेंगे कि सामान्य अध्ययन में हमें किन बिंदुओं पर बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं और इसी में आगे देखते हैं एक एक करके कि भैया जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब जैसे कि हमने बोला कि सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन की जब हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 2 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1 और दूसरा आपको देखने को मिलता है जीएस पेपर 2। ये आपको 2 प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, जैसे जीएस पेपर 1 में हम बात करें तो हमने बोला कि 3 सेक्शन प्रत्येक पेपर में होते हैं। अब जीएस 1 के अंतर्गत यदि हम देखें तो 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, मतलब भाग 1, दूसरा भाग 2 और यहाँ पे तीसरा आपको देखने को मिलता है भाग 3। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि सामान्य अध्ययन के जो हमारे ये प्रश्न पत्र हैं, जैसे हम जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको 3 भाग बताए गए हैं, इन 3 भागों में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं भाग 1 की, यदि हम बात करें तो यहाँ के जो प्रश्न होते हैं ये इतिहास के होते हैं। प्रश्न इतिहास के प्रश्न होते हैं भाग 1 में, और इतिहास में भी जैसे मैंने बोला मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आपको भाग 1 में देखने को मिलते हैं। भाग 1 के बाद जब आप भाग 2 में जाते हो तो भाग 2 में जो प्रश्न होते हैं ये संबंधित होते हैं आईआर और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं, और भाग 3 में यहाँ पर स्टैटिक्स और डीआई से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतिहास, आईआर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, ये आप कह सकते हैं टॉपिक हैं जो कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जीएस पेपर 2 में इसी तरह से 3 भाग होते हैं। भाग 1 में जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था देखने को मिलती है, भारतीय राज व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे आता है आपका भाग 2, ठीक है। पहले भाग में हो गया क्या, पहले भाग में हो गया भारतीय राज व्यवस्था। दूसरे भाग में यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, और यहाँ पे
तीसरा भाग यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और तीसरे भाग में यदि हम बात करें, जीएस पेपर 2 के तीसरे भाग में यदि बात करें तो यहाँ पे साइंस टेक के प्रश्न होते हैं। साइंस टेक के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमें बिहार के संदर्भ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, जब हमें बिहार के संदर्भ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर फोकस करना है? हमें फोकस करना है इतिहास में, और इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास। आईआर पे फोकस करना है और करंट अफेयर्स। अब आईआर इसमें ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपसे बहुत डिटेल में पूछा जाता है, यहाँ पे सिर्फ वही पूछा जाता है जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है, नवीनतम अपडेट क्या है, जो विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, तो आसियान हो गया, तो इन सब से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो क्षेत्रीय संगठन हो गए, और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साथ कुछ और संगठन चर्चा में हैं इस समय, जैसे G20 आपका समिट हुआ था, ब्रिक्स हो गया, तो इस प्रकार से जो संगठन हैं वो वहाँ से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टैटिक्स और DI तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था बृहद रूप में पूछी जाती है, अच्छे से तैयार करना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल को यहाँ पे साथ में रखा गया है। इसका मतलब है, और देखा भी ऐसा गया है कि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के भी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एंगल, उनका आर्थिक एंगल जोड़ के पूछा जाता है, और एक मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको अर्थव्यवस्था पर करना पड़ता है। इसके बाद साइंस टेक आपका आ गया, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ गया। तो ये आपके टॉपिक हैं, बहुत ही सीमित टॉपिक हैं। शायद ही किसी राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा में इतने सीमित टॉपिक पूछे जाते हों, इतना सीमित सिलेबस हो। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करना है, एक बेहतर मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है, अभ्यास करना है अच्छे से, जिससे चीज़ों को हम बेहतर कर सकें। ये तो हमने समझ लिया। क्या समझ लिया यहाँ पे? ये तो हमने समझा कि भैया जो हमारे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में हमने समझा कि सिलेबस में है क्या क्या, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अब कुछ चीज़ें आगे और आपको देखनी है और समझनी है। पहले क्या होता था, 68 के पहले 68 जो आपका BPSC मेंस हुआ, इसके पहले जो है पैटर्न थोड़ा सा, प्रश्न पत्र थोड़ा सा अलग होता था। लेकिन 68 से क्या व्यवस्था हो गई कि जैसे हमने देखा कि मान लो GS पेपर 1 है, ठीक है, GS पेपर 1 है, तो GS पेपर 1 में क्या होगा कि 3 सेक्शन होगा। हमने देखा अभी, पहला भाग 1, भाग 2, इसको ध्यान से समझिएगा, और भाग 3। अब क्या है कि यहां पे भाग 1 में 3 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, ठीक है। भाग 2 में भी आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, और भाग 3 में आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो 68 का पैटर्न है, जो आप कह सकते हो आपकी परीक्षा में भी यही रहेगा कि प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या आपको पता है, भाग 1 में 3 प्रश्न, भाग 2 में 3 प्रश्न, और भाग 3 में 2 प्रश्न दिए होंगे, और टोटल आपको 8 ही प्रश्न करने, ठीक है, ये टोटल 8 प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए क्या है उसको समझिएगा, क्या नवीनतम बदलाव है। अब जैसे आप देख रहे होगे ना कि भाग 1 में 3 प्रश्न, तो यहाँ पे कर क्या दिया गया है नवीनतम बदलाव में कि किसी भी प्रश्न पत्र का, GS के दोनों प्रश्न पत्र में, GS के दोनों प्रश्न पत्र में प्रत्येक भाग का जो पहला प्रश्न होगा, जैसे इसमें 3 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा प्रत्येक भाग का पहला, चाहे वो भाग 2 का हो, चाहे वो भाग 1 का हो, चाहे वो भाग 3 का हो। भाग 3 सिर्फ GS पेपर 1 में अपवाद है ये, क्योंकि GS पेपर 1 में भाग 3 में 2 ही प्रश्न सिर्फ होते हैं स्टैटिक्स के, और वही करने होते हैं। अब यदि हम बात करें, तीनों की बात कर लेते हैं, अभी हम अंतर समझ लेंगे। तो क्या बोला गया है कि ये जो पहला प्रश्न होगा प्रत्येक सेक्शन का, ये
कई छोटे छोटे प्रश्न इसमें दिए होंगे और इसमें 5 प्रश्न ABCDE इस तरह से 5 प्रश्न दिए होंगे और ये 5 प्रश्न में 5 के 5 आपको करने होंगे और ये 38 अंक के होंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखोगे दूसरा प्रश्न भी आपका 38 अंक का होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देखोगे, तीसरा प्रश्न भी आपका 38 अंक का होगा। ठीक है, तो पहले भाग में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है कि जो प्रत्येक जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र में किसी भी सेक्शन का जो पहला प्रश्न होगा वो 5 भागों में, आप कह लीजिए उसमें 5 छोटे छोटे प्रश्न दिए होंगे और उनके किसी की 6 अंक होंगे, किसी के 7, किसी के 8, टोटल संख्या मार्क संख्या उनकी भी 38 होगी और इसको भी आपको करना होगा। मतलब अब पेपर को 68 बीपीएससी मेंस से पेपर को थोड़ा लेंदी कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि ये जो प्रश्न संख्या 1 जो है या प्रत्येक सेक्शन का पहला प्रश्न जो है वो डिवाइड नहीं होता था कि 5 छोटे छोटे, सब प्रश्न 38 अंक और 36 अंक के पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 7 अंक के भी प्रश्न पहले में देखने को मिलेंगे, 8 में भी। तो कहने का मतलब है कि अब भाग 1 में प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी यदि हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो पहले में 5 प्रश्न हो गए, पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न, फिर इसके बाद 6 और 7, तो 7 प्रश्न तो भैया यहाँ पे हो गए। ठीक है, इसी तरह से भाग 2 में भी 7 प्रश्न हो जाएंगे क्योंकि इसके भी प्रथम प्रश्न को सेक्शन 2 के भी प्रथम प्रश्न को 5 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से भी 7 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद भाग 3 की जब बात आती है, स्टैटिक्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्न होते हैं और स्टैटिक्स में आप जानते हैं तो उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 2 प्रश्न होते हैं। तो टोटल जो प्रश्न हल करने हैं यदि हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जीएस पेपर जो 1 है वहाँ पे जो टोटल प्रश्न हल करने हैं, आपको जो टोटल प्रश्न हल करने हैं वो आपके हो गए 16 प्रश्न। मतलब जीएस पेपर 1 में आपको 16 प्रश्न करने हैं। लेकिन जब आप जीएस पेपर 2 में जाते हो, जीएस पेपर 2 में क्योंकि स्टैटिक्स नहीं होता है और तीसरा भाग विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा होता है, तो इस भाग में भी वही व्यवस्था है कि सेक्शन 3 में जब जाओगे विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न मिलेगा तो इसका भी पहला प्रश्न 5 छोटे छोटे भागों में विभक्त होगा। मतलब जीएस पेपर 1 में तो आपको कुल मिला के 16 प्रश्न करने हैं, लेकिन जब जीएस पेपर 2 में आप जाते हो तो यहाँ पे जैसे 7 प्रश्न और फिर यहाँ से कितने 6 प्रश्न, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 7 और 7 14 और 6 20, टोटल 20 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। तो कहने का मतलब है, ये बताने का तात्पर्य क्या है, ये तो प्रश्न पत्र से भी आपको पता चल जाता है, प्रश्न पत्र से भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, थोड़ा सा आसान था पेपर। आसान किस संदर्भ में था कि हमें कम लिखना होता था और हम चीज़ों को मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि आप हड़बड़ाहट में चीज़ों को मैनेज ना कर पाओ, आपसे प्रश्न छूट जाएं, इसीलिए जो पहले एक प्रश्न 38 अंक का पूछा जाता था अब वही 5 प्रश्न मिला के 38 अंक के हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको पेपर लेंदी दिया जा रहा है जिससे आप चुनौती फेस करो, और यदि पहले से प्रारंभ से आपने उत्तर लेखन करना नहीं सीखा है, रेगुलर अभ्यास नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न छूटेंगे। तो ये तो हो गई आपके प्रश्न पत्र की व्यवस्था। अभी मैं प्रश्न पत्र भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से चीज़ें आपके लिए बदली हैं, क्या आपके लिए करना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के बारे में हमने समझ लिया कि किस प्रकार से कितने प्रश्न करने हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय अब हमें जो यहाँ पे देखना है, सारी चीज़ें हमने समझ लिया। अब यहाँ पे जो देखना है वो देखना है कि भैया जैसे एक चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि पेपर होता कितने नंबर का है। तो पेपर आपका दोनों जीएस का पेपर 300 अंक का और एस से भी आपका 300 अंक का होता है। मतलब मुख्य परीक्षा आपकी जो होती है वो आप कह लीजिए 900 अंकों में आपको अंक मिलते हैं और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अब आपने देख लिया, एक बार रफली और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये जीएस पेपर 1 है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपको दिया है क्वेश्चन संख्या 1, क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 3,
क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 5 और फिर क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 7 और क्वेश्चन संख्या 8। अब 1 से लेके 3 तक ये जो प्रश्न होंगे ये होंगे सेक्शन 1 में, मतलब भाग 1 में। 4 से लेकर के 6 तक के जो प्रश्न होंगे वो भाग 2 में होंगे, और 7 और 8 जो होंगे ये भाग 3 में होंगे। भाग 3 में सिर्फ 2 ही प्रश्न होते हैं, लेकिन सिर्फ यही समझना है कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत यहाँ पे 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, A, B, C, D, E, और यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा कि आप इसके अलावा इसको कर सकते हो। जबकि प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ भी आपको 2 प्रश्न दिए होंगे ऐसे A, B, इनमें से कोई एक करना होगा। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होगा, 2 दिए होंगे, कोई एक करना होगा, और ये व्यवस्था सब में है। लेकिन प्रत्येक सेक्शन के पहले प्रश्न में ये व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई छोड़ना है, यहाँ पे सभी आपको करना है। तो ये आपने समझ लिया। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले भैया बात आती है शब्द सीमा की। शब्द सीमा स्पीड, ठीक है, और अन्य चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने देखा कि जीएस का प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में बटा होता है। जीएस का प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में बटा होता है। तो जीएस का ये जो 3 सेक्शन में प्रश्न पत्र बटा होता है, और पूरी आपको एक बुकलेट दी जाती है, ऐसे कॉपी दी जाती है जिसमें आपको लिखना होता है उत्तर पुस्तिका में। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि पहले सेक्शन 1 में, क्योंकि 3 प्रश्न हल करने हैं, यहाँ भी 3 करने हैं और यहाँ पे 2 करने हैं। जब मैं 3 बोलूँ तो इसका मतलब है कि एक की प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो 5 भाग आते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो क्वेश्चन 1 के अंतर्गत आता है ना, ABCD, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग कि पहले भी गए एक बार सेक्शन 1 का एक प्रश्न लिख दिए, उसके बाद गए सेक्शन 3 का एक प्रश्न हल कर दिए, और इसके बाद फिर सेक्शन 2 का कर दिए। तो ये गलती बीपीएससी में नहीं करनी है आपको, ये मान्य नहीं है। आप जब भी उत्तर लेखन करने जाते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप किसी भी सेक्शन से शुरुआत करें, प्रश्न पत्र के 3 भागों में से किसी भी भाग से शुरुआत करें, लेकिन जिस भाग की आप शुरुआत कर रहे हैं पहले उस भाग को समाप्त करेंगे, उसके बाद किसी अन्य भाग में जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सेक्शन 3 से आपको 2 प्रश्न करने हैं, तो सेक्शन 3 यदि आप सबसे पहले शुरुआत कर रहे हो तो पहले सेक्शन 3 के दोनों प्रश्नों को हल करोगे, उसके बाद फिर किसी सेक्शन पे आप जाओगे। या मान लो आपने सेक्शन 2 से अपनी शुरुआत की है, तो सेक्शन 2 में क्योंकि 3 प्रश्न आपको हल करने हैं, पहले इन तीनों को कंप्लीट करोगे, उसके बाद किसी सेक्शन में जाओगे। ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब बात आती है पेजों की। तो जो अभी तक पेज मिलते थे वो 36 पेज मिलते थे, 36 पेज मिलते थे। प्रश्न कितने होते थे? 8 होते थे। आज की डेट में भी वही हैं, 8 करने हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 4.5 पेज निकल कर आता है। 4.5 पेज एक प्रश्न के लिए निकल कर आता है, ठीक है। और ये आप एक मानक बना सकते हो कि जो 38 अंक के हैं, ठीक है, 4.5 पेज निकल के आ रहा है, मतलब जो 38 अंक के प्रश्न हैं, जो 36 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ही प्रश्न लिखने पर आपको 36 अंक 38 अंक प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पे कम से कम आपको 3 से 3.5 पेज अवश्य लिखना चाहिए। 3 से 3.5 पेज वहाँ पे अवश्य लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके इस प्रश्न पत्र में बदलाव है कि सेक्शन संख्या 1, 2 और 3 का पहला जो प्रश्न होगा वो 5 छोटे छोटे प्रश्न उसमें हल करने होते हैं। तो क्योंकि अब 5 करने हैं, अंक मिलने हैं 38, और पेज भी आपको ध्यान रखना है कि पाँचों के लिए अधिकतम 4.5 पेज। तो आप ऐसा मानक बना सकते हो कि मतलब
प्रत्येक सेक्शन का जब पहला प्रश्न हल करने जाओगे, जिसमें 8 नंबर के प्रश्न होंगे, 7 नंबर 6 नंबर को, तो उनको अधिकतम एक पेज में आपको समाप्त करना है। उनको अधिकतम एक पेज में 8 नंबर वाले प्रश्न, 7 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, एक पेज से ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पेज के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, कि कितना लिखना है आपको। अब यदि हम सामान्य तौर पे यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने बात कर लिया एक पेज, तो सामान्य तौर पे एक पेज में कोई कितना लिखता होगा। ये तो बात हो गई हमारी कितने पेज में करना है। अब बात आती है शब्द की। तो जैसे आप अपना लिखते होगे ना, एक पेज मान लो ये आपका है, सबका अलग अलग होता होगा। किसी का हो सकता है, कुछ लोग लिखते हों तो इसमें एक ही पेज में 150 लिख देते हों, कुछ लोग लिखते हों, हो सकता है एक ही पेज में 200 शब्द लिख देते हों, कुछ लोग हो सकता है एक पेज में 100 शब्द लिख देते हों। मानक के तौर पे यदि हम देखें तो एक पेज में आप बोल सकते हो, एक पेज में आप बोल सकते हो कि आप 100 शब्द लिख सकते हो। एक पेज में आराम से 100 शब्द लिख सकते हो, 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप 100 शब्द लिखते हो एक पेज में तो आप कह सकते हो ये मानक, ठीक है, ये मानक है। और आप जैसे ये 4 साइज का ये पेज है, A4 साइज का ये पेज है, आप देख ले सकते हैं सब अपना अपना कि कौन कितना लिखता है। तो यदि आप 100 शब्द लिखते हो तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और उसी के आधार पे आपको अपना एक बना लेना है। क्योंकि वहाँ परीक्षा में ये तो समय नहीं होगा ना कि हर पेज पे आप जाके शब्द काउंट करो। तो आप जब लेखन करते हो, जब अभ्यास करते हो, तो उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है कि आप यदि इस तरह से लिखते हो तो एक पेज में अधिकतम 100 शब्द होते हैं। तो ये एक चीज़ ये आपने समझ लिया, पेज के बारे में, शब्द सीमा के बारे में आपने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे समय कितना मिल रहा है। समय आपको मिल रहा है 180 मिनट, ठीक है, 180 मिनट समय मिल रहा है। और आपको प्रश्न कितने हल करने हैं? प्रश्न आपको हल करने हैं 8, ठीक है, ठीक है, प्रश्न हल करने हैं 8 में इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि 38 अंक के देख के 8 प्रश्न हल करने हैं। इस आधार पे जब हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है लगभग 22 मिनट आपको मिलते हैं, 22 मिनट आपको मिलते हैं एक पूरा 38 अंक या 36 अंक का प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। अब भैया 22 मिनट तो मिलते हैं, 22 मिनट तो मिलते हैं, कब जोड़ रहे हैं हम? 180 मिनट के आधार पे जब हम जोड़ रहे हैं तब 22 मिनट मिलते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का जो समय है वो अन्य चीज़ों में चला जाता है, कॉपियाँ भरने में और अन्य चीज़ों में चला जाता है। तो कम से कम 20 मिनट का समय इन सब चीज़ों के लिए अलग से आपको जोड़कर रखना है, ठीक है। और यदि ये 20 मिनट का समय जोड़ के रखते हो तो इस समय को यदि आप घटा के ले आते हो तो आपका यहाँ से निकल जाता है, आप कह सकते हो कि एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 19 मिनट मिल रहा। मतलब आपको जो अभ्यास करना है वो अभ्यास करना है कि एक प्रश्न का उत्तर लिखने में आप अधिकतम 18 से 19 मिनट का समय लो, तब जाके आप बेहतर स्थिति में हो। क्योंकि यदि 18-19 का समय आप प्रयास करते हो, अभ्यास करते हो, तो यदि 20 तक भी चला जाता है, 20 मिनट तक भी चला जाता है तो भी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि 8 दूना 16 मतलब 160 मिनट, 20 मिनट आपके पास अतिरिक्त बचेंगे। तो आपको जो प्रयास करना है वो ये है कि 19 मिनट तक लेके चीज़ों को आना है, ठीक है। 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अभ्यास में। जब आप अभी रूम पर अभ्यास कर रहे हो बिना किसी दबाव के, तो ये 19 मिनट से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 के लिए जहाँ पे 5 प्रश्न हमें छोटे छोटे हल करने होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमें समय क्या मिल रहा है इन 5 प्रश्नों के लिए? इन 5 प्रश्नों के लिए भी वहाँ पे भी समय 19 मिनट ही मिल रहा है। यदि यहाँ पे हम 20 मिनट मान लेते हैं, 20 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि इन 5 प्रश्नों को हल करने की या लिखने की जो हमारी स्पीड होनी चाहिए वो 4 मिनट में समाप्त होनी चाहिए। मतलब 4 मिनट में एक प्रश्न करने हैं। तो जब आप शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न करते हैं
जिनका अधिकतम 100 शब्दों में जवाब देना होता है एक मानक के तौर पे। हालांकि आप 80 में भी समाप्त कर सकते हैं, 60 में भी कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ 4 मिनट आपके पास हैं। 4 मिनट में प्रश्न को पढ़ना है और लिखना है। ये स्पीड आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो ये टाइम मैनेजमेंट जरूर देख लीजिएगा। यदि टाइम मैनेजमेंट आप समझ जाते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि से, तो चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बताया, तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप नोट कर सकते हैं। इस आधार पे जब हम देखते हैं तो आप एक शब्द सीमा भी निकाल सकते हैं कि भैया 1 मिनट में कम से कम कितने शब्द आपको लिखने हैं। वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से कम 1 मिनट में 30 से 35 शब्द आपके लिखे जाने चाहिए। 1 मिनट में मिनिमम 30 से 35 शब्द आपको के लिखे जाने चाहिए। ये आपका अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब आप दबाव में बैठते हो, जब आप प्रेशर में रहते हो, जब आप परीक्षा में बैठते हो, तो वहाँ पे आप गलतियाँ करोगे, वहाँ पे आप समय ज़्यादा लोगे। तो अभी जब आप अभ्यास करते हो तो कम समय के लिए आपको अभ्यास करना है, कम समय को टारगेट बना के आपको काम करना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने समय पे बात कर लिया, शब्द सीमा पे बात कर लिया। अब बात आती है कि किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, किन बातों पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, किन बातों पर हमें ध्यान देना है। किन बातों पर ध्यान देना, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी 2 प्रकार से। पहला तो जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले उनके लिए हम बात कर लेते हैं। जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो मेंस देने जा रहे हैं, उनको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भैया, अभी आपने देखा कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो टाइम मैनेजमेंट पे करना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इसका मतलब है कि कंटेंट की बेस पर आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, यदि बहुत अच्छी नहीं होगी तो मीडियम है। तो अभी जो आपको फोकस करना है वो टाइम मैनेजमेंट पे करना है, क्योंकि बिहार का सिलेबस ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनिश्चित है। लगभग 50 से 60% प्रश्नों का आप खुद ही गेस कर सकते हो कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो काम करना है वो टाइम मैनेजमेंट पे करना है कि कैसे आप इस परीक्षा को ट्रैकल करोगे, कैसे आप इस परीक्षा में जो समय की सबसे बड़ी चुनौती है उसको कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए नियमित अभ्यास सबसे पहले करना है कि 1 मिनट में कितना आपको लिखना है। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है 38 अंक का प्रश्न है तो कितने में समाप्त करना है, 36 का है तो कितने में समाप्त करना है। इस पे आपको काम करना है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। टाइम मैनेजमेंट के बाद दूसरी जो बात आती है वो आपकी बात आ जाती है स्पीड की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे जब आप काम करोगे तो स्पीड पे काम नेचुरली हो जाएगा, इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़ते हैं। इसके बाद बात आती है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि राइटिंग बहुत सुंदर रहेगी तभी अंक मिलेंगे। तो ये एक आप कह सकते हो कि आपकी कोरी कल्पना होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटिंग की जब हम बात करते हैं, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि हम जो शब्द लिख रहे हैं वो दूसरा पढ़ ले जाए, सिर्फ इतना मतलब रखना। हम जो लिख रहे हैं वो दूसरा पढ़ ले जाए, इतना मतलब आपका होना चाहिए। मतलब जो आप लिख रहे हो किसी दूसरे को पढ़ा के दिखा दो, यदि वो पढ़ सकता है इसका मतलब आपकी राइटिंग परफेक्ट है। ठीक है, जिनकी बहुत पुअर है, जिनको डर लग रहा है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ और ध्यान रखना है कि जब हम उत्तर लेखन करने जाते हैं तो हमें हमेशा प्रश्न की मांग, जैसे कि क्वेश्चन में जो पॉइंट पूछा गया है सिर्फ उन्हीं पर बात करनी है, हमें रिपीटिशन नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी बातों को रिपीट नहीं करना है, और इसके साथ साथ पहले तो पॉइंट वाइज लिखना है, मतलब जो पूछा गया है वही करना है, रिपीट नहीं करना है, और हमेशा अपने उत्तर का एक बैलेंस अप्रोच रखना है। ठीक है, बैलेंस अप्रोच आपको रखना है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गया एग्जाम की दृष्टि से किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है। अब जैसे आप सब अभ्यास कर रहे होगे, जो बहुत बड़ी गलती आप करते हो, और
जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा निश्चित तौर पे आप समझते होंगे कि ये बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम अक्टूबर माह में हैं, ठीक है, इसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर में बोला गया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमारी मुख्य परीक्षा होगी। मतलब अभी अक्टूबर नवंबर ओवरऑल यदि हम बात करें तो 60 दिन से ज़्यादा का समय हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या हम गलती करते हैं, जैसे अभी अक्टूबर माह में है या नवंबर में, तो गलती हम क्या करते हैं कि हमेशा हम दिन भर में ना एक प्रश्न लिख लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो 2 प्रश्न लिख लेते होंगे, संतुष्ट हो जाते होंगे। कुछ लोग होंगे जो 3 लिखते होंगे, अधिकतम संतुष्ट हो जाते होंगे, भैया आज हमने उत्तर लेखन कर लिया। क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग संस्थान जहाँ से आप गाइडेंस लेते हैं, ज़्यादातर जगहों पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबके बारे में तो मैं खुद ही नहीं जानता, जितने लोगों को मैंने अभी तक देखा है, ज़्यादातर जगहों पे क्या बोला जाता है, भैया डेली 1 से 2 प्रश्न अभ्यास करना है, डेली अभ्यास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कमी क्या होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कमी ये होती है कि हम 1 प्रश्न लिख लें, हो सकता है कुछ लोग 5 प्रश्न लिख लें, ठीक है। तो हम कमी क्या करते हैं उस पर ध्यान रखना है। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न लिखना ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, क्योंकि जब परीक्षा 60 दिन, ध्यान रखिएगा, जो देने जा रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं जिनके लिए समय कम है, तो ये जो 60 दिन बचा है, इसमें जब भी हम उत्तर लेखन करने जाएं, हमारा प्रयास अभी अक्टूबर माह में, मेरे अनुसार अक्टूबर माह में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम एक बार जब आप उत्तर लेखन करने बैठो, एक बार में कम से कम 3 प्रश्नों का जवाब लिखना चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न लिखना चाहिए। इस आधार पे यदि हम देखें, मतलब कम से कम 60 मिनट बैठ के आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न आपने 20 मिनट में कर लिया, इसके बाद फिर दिन भर कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम 3 प्रश्न और 1 टाइम, एक के साथ एक के बाद एक, इस तरह से कम 3 प्रश्न करना चाहिए। और जब आप नवंबर माह में चले गए हैं तो इसको बढ़ा के 6 प्रश्न पे ले जाना है कि 1 टाइम पे हमें 6 प्रश्न हल करना है और टाइम को देखते हुए। और जब दिसंबर माह में आप प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे 8 प्रश्न आपको करने होते हैं आपकी परीक्षा के अनुसार, और 8 प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। 1 दिसंबर से लगातार जब भी आप, जो भी लोग उत्तर लेखन कर रहे हैं या जो भी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको ये अभ्यास करना चाहिए कि 1 दिसंबर से लगातार जब तक आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती, कि जब भी उत्तर लेखन करना तो डेली है, और 8 प्रश्न एक साथ लिखने हैं, ठीक है। मतलब जीएस पेपर 1 की बात करोगे तो 16 प्रश्न, और जीएस पेपर 2 की बात करोगे तो 20 प्रश्न। ये 1 टाइम में करना है, एक सिटिंग में करना है, एक बार बैठो और इतना करो। इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, यदि मैं आपको समझाऊं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और 1 प्रश्न 2 प्रश्न, मान लो 1 प्रश्न सुबह लिख लिया, 2 प्रश्न दोपहर लिख लिया, फिर शाम को 1 प्रश्न लिख लिया, तो इससे जो टाइम मैनेजमेंट है, ये कौशल आप नहीं सीख पाओगे। इससे जो आपकी क्षमता है वो नहीं बढ़ेगी। इससे जो आपको दबाव झेलना है वो नहीं झेल पाओगे परीक्षा में। और यदि आप इसको फॉलो करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, यदि इसको फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पे परीक्षा में आप उस लायक रहोगे। दिसंबर में यदि 30 दिन आपने लगातार इस माहौल में उत्तर लेखन किया कि डेली आप पेपर दे रहे हो, डेली 8 प्रश्न हल कर रहे हो, मतलब 8 जब मैं बोलूँ मतलब जीएस पेपर 1 के लिए 16, जीएस पेपर 2 के लिए 20, इतना कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, आप पे आपका जो आत्मविश्वास है स्वयं पर वह भी बढ़ेगा और आप बेहतर कर पाओगे। तो जिनको भी मुख्य परीक्षा में सफल होना है, प्लीज़ ये जरूर फॉलो करिएगा। 1 प्रश्न सुबह 1 दोपहर दवा की तरह से, खाने की तरह से लेने से कोई फायदा नहीं होगा। एक साथ लेना पड़ेगा, तब जाके फायदा करेगा। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे मेजर बात ये है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा मुख्य परीक्षा का जो सेशन होगा, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का जो हमारा सेशन होगा, रात्रि 8 बजे है। हम एक ही सेशन लेके आएंगे। एक ही सेशन का मतलब हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, एकीकृत प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि बिहार राज्य विशेष की परीक्षा है, तो
इसका नाम होगा बिहार राज्य विशेष करके सेशन का नाम होगा, और इसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी होगा, बिहार का जीएस जीके भी होगा, और उत्तर लेखन भी इसी में आपको सिखाया जाएगा। उत्तर लेखन से जुड़े हुए प्रश्न भी यहीं पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है। अब आप में से बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो अभी अगली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उनको क्या करना है उत्तर लेखन में? उनके लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, चाहे ये आपका पढ़ा हुआ हो चाहे पढ़ा नहीं हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पढ़ा है तो भी, इस प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो भी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आया है, जल्दबाजी नहीं करना है, जो भी प्रश्न आया है उससे संबंधित यदि आपके पास कंटेंट है अच्छी बात है, नहीं है तो अपने नोट्स से, अपनी किताबों से, इंटरनेट का सहारा लेकर के इसके कंटेंट निकालने हैं। प्रश्न की मांग के अनुरूप जो कंटेंट होंगे वो हमें खोज निकालने हैं। ठीक है, हमने नोट्स से निकाला, किताबों से निकाला, मतलब जो भी माध्यम से आप पाओ वो निकाल लेना है। अब जब हमारे पास कंटेंट हो गया, फिर हमें प्रश्न पढ़ना है, और प्रश्न पढ़ने के बाद क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट हो गया, हमें पता है कि प्रश्न को कैसे लिखना है। तो जब प्रश्न पता चल गया तो यहाँ पे कंटेंट हो गया, तो देखो कि प्रश्न को क्या भागों में डिवाइड करके लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है तो कितने भाग में डिवाइड करके लिखा जा सकता है। दूसरी बात, क्या प्रश्न को पॉइंट वाइज लिखना है, प्रश्न का जवाब पॉइंट वाइज लिखना है या पैरा में लिखना है। ठीक है, ये डिसाइड करना है आपको कि पॉइंट वाइज जवाब लिखना उचित रहेगा या पैराग्राफ की मदद से लिखना उचित रहेगा। तीसरा, क्या इस प्रश्न में हम कुछ चित्रों को जोड़ सकते हैं, क्या इस प्रश्न में कुछ आंकड़ों को भी देना है, क्या इस प्रश्न में कोई ग्राफ भी हमें बनाना है, ये भी आप डिसाइड कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके पास पता चल गया कंटेंट क्या है, क्या लिखना है, प्रश्न आपके सामने है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड आपने कर लिया। जब इतनी सारी चीज़ें आपने कर लिया, अब आपको पता हो गया कितने भागों में बांट के लिखना है, पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, चित्र, आंकड़े, ग्राफ क्या प्रदर्शित इसमें करना है, क्या दिखाना है, वो सब आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है कि इसका एक फ्रेम बनाना है, आंसर फ्रेम बनाना है कि भैया इसमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सा कंटेंट पहले लिखना है, बाद में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, वो एक फ्रेम बनाना है। ठीक है, अब जब आपने फ्रेम बना लिया, अब आपको क्या करना है कि इसको लिख देना है। समय कितना भी लगे, यहाँ पे याद रखिएगा, समय की यहाँ पे ध्यान देना ही नहीं है। यहाँ पे अभी आप, क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है, तो अभी आप समय को लेकर के नहीं काम करोगे, अभी आप फ्रेमिंग पे काम करोगे, कंटेंट पे काम करोगे, बेसिक पे काम करोगे। समय के बारे में अभी नहीं सोचना है। कुछ लोगों का हो सकता है 1 घंटा लगे, कुछ लोगों को हो सकता है 2 घंटा लगे, तो समय को लेकर ध्यान ही नहीं देना है, आपको भूल जाना है समय को लेकर के। अभी सिर्फ इन बेसिक चीज़ों पर काम करना है। अब आपने जब उत्तर लिख दिया, आपको फिर अगला कदम क्या होना चाहिए आपका, कि आपका अपना लिखा गया उत्तर आप स्वयं से चेक करोगे। और जब आप स्वयं से चेक करोगे, जिसको बोलते हैं मूल्यांकन, सेल्फ मूल्यांकन, या आप कह लीजिए सेल्फ एवेल्यूएशन, तो इसमें क्या करना है आपको, जब आपका हो गया मूल्यांकन, तो आप देखोगे कि बहुत सारी कमियों को आप स्वयं पहचान रहे हो सकता है कुछ पॉइंट पहले लिख रहा हो, आपने बाद में लिख दिया हो, कहीं पे शाब्दिक त्रुटियां हो, उनको आप स्वयं से पहचान सकते हो। और जब आपने पहचान लिया, तो उसको पहचानने के बाद पुनः एक दूसरा उत्तर उनको दूर करते हुए लिखना है और फिर जाके संतुष्ट होना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने आपको बता दी कि जो अभी से शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से कर रखा है और इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप दोनों कैटेगरी के जो हमारे भाई बहन हैं, इन सब के लिए एक जानकारी मैंने दे दिया। उत्तर लेखन को लेकर के, नवीन पैटर्न को लेकर के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अब इसी आधार पे आपको आगे बढ़ना है, इसी आधार पे आगे बढ़ना है। क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, विशेष रूप से जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हो। 69th वालों के लिए मैंने बता दिया कि क्या जानकारी आपको रखनी है, आपकी क्लास कहाँ पे मिलेगी। आगे के लिए जो तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट बीपीएससी के लिए आपके पास क्या चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पहला हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। दूसरा आपके पास आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस खूब अच्छे से तैयार करना है। तीसरा आपको क्या करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र अब आपके पास है तो यहाँ पे प्रत्येक विषय के, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ सीमित विषय हैं, जैसे इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, IR है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, प्रत्येक विषय के जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोई टॉपिक होगा, जैसे मैं बात करूं इतिहास में, तो इतिहास में यदि आप देखते हो तो विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फिक्स टॉपिक वाले प्रश्न हैं, जैसे इतिहास में सब फिक्स टॉपिक हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उन फिक्स टॉपिक के सभी प्रश्नों को आप एक जगह नोट कर लो। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन है तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ कितना प्रश्न पूछा गया है और किन संदर्भों में पूछा गया, वो सारा एक जगह कर लो। इसी तरह जैसे पटना कलम चित्रकला है तो पटना कलम चित्रकला से यदि प्रश्न बना है तो उससे जो प्रश्न बने क्या क्या अलग अलग बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है ना, तो उन सभी प्रश्नों को एक जगह नोट कर लो। तो इससे आपको आसानी क्या होगी कि जब किसी एक टॉपिक को आप पढ़ते हो तो आपके सामने प्रश्न होंगे, आपके सामने प्रश्न होंगे, 10 बार पूछा गया है तो 10 बार के प्रश्न होंगे। आप फिर अपनी जो पढ़ाई है उसको उस दिशा में केंद्रित करो कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं उससे सारे प्रश्न हल हो रहे हैं, प्रश्न में जो संदर्भ पूछे गए हैं वो सारे संदर्भ कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, कंटेंट नहीं मिल रहा है, अपने अध्यापक से संपर्क करो आप और उसको बेहतर बनाओ। इस तरह से प्रत्येक विषय के जो फिक्स टॉपिक है, जहाँ से 2 बार 3 बार 4 बार प्रश्न पूछा गया, उनको एक जगह पे नोट करो और इससे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। बाकी आप हमारे सेशन से नियमित जुड़े रहो। यदि आप उस सेशन से नियमित जुड़े रहते हो तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और रेगुलर अभ्यास करना है। एक बार रिजल्ट आपका आ जाता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, तो प्रीलिम्स आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आप में से जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आप सभी का, आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आप सभी की कॉपियों का मूल्यांकन मैं स्वयं करूंगा, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि क्या होता है भैया, यदि अभी से हम बैच क्रिएट कर देते हैं निःशुल्क, या अभी से हम टेलीग्राम ग्रुप पे मंगाने लगते हैं, हम अलग से एक बना देंगे टेलीग्राम ग्रुप, तो समस्या क्या होती है यहाँ पे कि सभी लोगों की कॉपियाँ वहीं पे आने लगती हैं, और एक यदि आपको कॉपी चेक करने को दे दी जाए ईमानदारी से, तो आप यदि एक कॉपी ईमानदारी से चेक करते हो ना एक प्रश्न को, तो कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो कहने का मतलब है कि समय सबके पास सीमित है, तो अभी सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत उन पर है जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं। तो ये कब पता चल पाएगा, प्रीलिम्स रिजल्ट आता है, आप अपना रिजल्ट शेयर करोगे, जो हमारा अलग से टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें हम जोड़ेंगे और वहीं पर आपके साथ हम मेहनत करेंगे, वहीं पर आपकी कॉपियाँ मंगाएंगे, वहीं पर आप उत्तर लेखन करोगे और वहीं पर आपका मूल्यांकन होगा। तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए मैं आपके लिए इतनी सहूलियत रखूँगा कि जो प्रश्न होगा, ठीक है, उसका आंसर फ्रेम मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अगले दिन, ठीक है। आंसर फ्रेम उपलब्ध होने के बाद आप अपने उत्तर का मिलान आंसर फ्रेम से कर लीजिएगा। यदि आपका उत्तर 60% से ज़्यादा आंसर फ्रेम से मिलता है, मिलने का मतलब 60% से ज़्यादा कंटेंट आपके आंसर फ्रेम से मिल रहे हैं, आंसर फ्रेम में जो टॉपिक बताए गए हैं या जो कंटेंट दिए गए, इसका मतलब आपका उत्तर सही दिशा में है, ठीक है। तो वहाँ पे परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो आज उत्तर लेखन को लेकर के हम कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, और सबसे पहले ये बेसिक वीडियो है, इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी समस्या होती है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आप सब कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य देंगे। कहीं पर कोई कमी रह गई हो, कोई जानकारी आप तक ना पहुंची हो, कोई संदर्भ मुझसे छूट गया हो, तो उसको लेकर के आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और यदि अच्छा लगा है, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट करें ना करें, लेकिन एक लाइक अवश्य बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, कमी है, तो भैया डिसलाइक का भी बटन होता है, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।